हेलो फ्रेंड, तो कैसे आप सभी स्वागत करते हैं आप सभी कई बस्ती जी को इसमें। तो फ्रेंड देखिए, बिहार सिविल कोड क्लर्क का जो परीक्षा हुआ है 22 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में आयोजित, उसका फटाफट आंसर आप सभी चेक कर लीजिएगा, आंसर की मिला लीजिए। आप सभी जो भी एग्जाम दे के आए हुए हैं बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक है। देखिए क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है बट सारा क्वेश्चन आपको 1 से लेकर 90 तक मिल जाएगा। तो आंसर आप सभी मिला लीजिएगा क्वेश्चन को देख देख के, बिल्कुल रियल आंसर आपको बताने वाले हैं। इससे आप जो है कि अपना स्कोर भी चेक कर लीजिएगा और लास्ट में बता दीजिएगा कितने क्वेश्चन आपका सही हुआ है। एक बार सेशन को लाइक करके शेयर कर लीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मैथ सेक्शन से शुरू कर लेते हैं। आइए थोड़ा सा मैथमेटिक्स का पोर्शन देख लीजिएगा आप सभी। देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे इसे कि 9.1/9 में से 3.2/3 घटाने पर प्राप्त अंतर को 450 से गुना करने पर क्या प्राप्त होगा। तो ये दोनों में अगर इसको घटा दीजिएगा और उसके बाद 450 से अगर गुना कर दीजिएगा दोनों के अंतर से, तो ये जो आपका प्राप्त होगा 2450 प्राप्त होगा। एक बार इसको बना के चेक कीजिएगा, हम डायरेक्ट आंसर आपको बताते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी, अगला आपको दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा आप सभी और इसको आप बनाने का भी कोशिश कीजिएगा। अगला क्वेश्चन था कि यदि a/3 बराबर b/2 अब बटा कह सकते कि बराबर c/5 है तो क्रमानुसार आपका c+a का होल स्क्वायर, उसके बाद अनुपात b+a+b का होल स्क्वायर अनुपात b+c का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। तो देखिए अगर इसका आंसर निकालिएगा तो इसका ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा 64:25 अनुपात उसके बाद जो है कि 49 होगा। ध्यान देंगे आप सभी, 64, 25 और 49 हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था आप सभी से कि दो संख्या 1:3 के अनुपात में है, यदि इनका योगफल 240 है तो इसका अंतर कितना होगा। तो यहाँ अंतर से क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा, 120 अंतर होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी, क्या क्वेश्चन था कि दो संख्याओं का अनुपात 1:3 दिया हुआ है और इसका योगफल जो है कितना है 240 है, तो इसका अंतर 120 होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन था कि ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी अकेला इसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर 5 दिन में कार्य करता है, तो फिर बी काम छोड़ के चला जाता है, यहाँ पर छोड़ने की बात किया गया है। तो शेष कार्य ए अकेला कितना दिन में करेगा। तो देखिए इसका राइट आंसर आपको बताते हैं, ध्यान देंगे आप सभी, ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका जो मैथमेटिक्स का सोल्यूशन है इसका हम होगा तो करवा के आपको टेलीग्राम पे भेजवा देंगे, एक कॉपी में आपको नोट करवा के, तो एक बार वो भी आप चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले आप आंसर मिला लीजिए सिर्फ, बाकी बात अभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे भी से कि ए एक कार्य को 4 घंटे में कर सकता है तथा बी तथा सी, बी और सी मिलकर 3 घंटे में कर सकता है, वहीं पर ए और सी मिलकर उसे 2 घंटे में पूरा कर सकता है। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पर बी की कार्य पूरा करने की बात किया गया है। तो देखिए ये जो आपका 12 घंटे में पूरा कर देगा। कितने घंटे में, 12 घंटे में। ध्यान देंगे आप सभी, इसका सॉल्यूशन हम आपको भेजवा देंगे, तो देख लीजिएगा आप सभी। क्योंकि मैथमेटिक्स मेरा पोर्शन नहीं है, हम आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं, तो आंसर मैच कर लीजिए सिर्फ आप। एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है, वहीं पर बी ए से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस लौटता है। तो संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल बताना है यहाँ पर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता, 48 किलोमीटर प्रति घंटा इसका बिल्कुल राइट आंसर होता। तो जो भी ऑप्शन में बी टिक होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो सभी का। उसके बाद अगला देख लीजिएगा क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन मेरे ख्याल से पूछा गया होगा। हाँ 10 क्वेश्चन ही पूछा गया है। अगला 42 नंबर क्वेश्चन था आपका। 42 नंबर में क्वेश्चन पूछा था कि एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और वापस जो है कि बिंदु बी से ए तक 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है। तो ए से बी तक पहुंचने में ए बी से आने में लगा समय का अनुपात यहाँ पर बताना था। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, 3:2 होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका एक यहाँ पर आपका साधारण ब्याज से क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है तो वर्षों की संख्या
में प्रतिशत दर के बराबर है यदि कि ब्याज वार्षिक दर से कितना होगा। तो यहाँ पर ब्याज वार्षिक दर के बारे में पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर होगा 5% की दर से होता। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज से है, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों से क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में आपका। क्वेश्चन डायरेक्ट बताते हैं आपको। देखिए 1,25,000 रुपये का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, जबकि ब्याज तिमाही दर से है। तो 3 माह से ब्याज ले रहा है, तो 3 माह को क्या करना है, 9 से डिवाइड कर देना, यानी कि यहाँ 3 साल हो जाएगा। ध्यान देंगे आप सभी। तो इसका आंसर बताते हैं, ऑप्शन नंबर जो है कि एक करेक्ट आंसर होगा, 7651 रुपया होगा इसका। उसके बाद देख लीजिएगा, एक रेकरिंग से सवाल पूछा गया था, तो इसका जो मान हो जाएगा यानी कि 0.74 पर रेकरिंग लगाया था, प्लस में 0.48 पर रेकरिंग है, और उसके बाद 0.19 पर रेकरिंग दिया हुआ है। तो इसका टोटल मान जो हो जाता है वो कितना हो जाता है, जोड़ के बताना था। तो ये 2.14 इसका रेकरिंग होता है। ध्यान देंगे आप सभी। ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है, तो देखिए ध्वनि की प्रबलता जो है कि ध्वनि के आयाम पर निर्भर करती है। तो जो भी ऑप्शन में बी को टिक किए होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि परम शून्य तापमान 0 केल्विन है, डिग्री सेल्सियस में मात्रक पर परम शून्य तापमान निम्नलिखित में से कितना होगा। तो ये आपका माइनस जो है कि 273 डिग्री केल्विन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो भी टिक किए होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो सभी का। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। क्वेश्चन था 23 नंबर में कि लवण जल किसका जलीय विलयन है। तो देखिए लवण जल जो होता है ये आपका NaCl का होता है। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी, NaCl का है। उसके बाद देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि रक्त एक प्रकार का है। तो देखिए रक्त एक प्रकार का जो होता है ये संयोजी उत्तक होता है। तो जो भी ऑप्शन में डी टिक किए होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो सभी का। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर है कि लबडब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। तो देखिए लबडब ध्वनि जो है ये आपका हृदय गति में आपको देखने के लिए मिलता है। लबडब ध्वनि आवाज करता है, लब डब आवाज करता है जब हृदय आपका धड़कता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो भी ऑप्शन में डी टिक किए होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो सभी का। देखिए क्वेश्चन देखिए ठीक ठाक पूछा गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन था आपका कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन था। तो इस समय आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद था। ध्यान दीजिएगा। तो जो भी ऑप्शन में सी टिक किए होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए आप सभी सेशन को लाइक जरूर कर लीजिएगा, इतना सा काम आप सभी को करना है। देखिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके ये आपको हम प्रोवाइड करें ताकि ऑथेंटिक चीज़ और देख सके और आपको ना आंसर मिला सके आप सभी। तो सेशन को लाइक कर लीजिएगा आप सभी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन था कि वर्ष 1886 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में निम्नलिखित में से कौन सा संघ की स्थापना की गई थी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो जो भी बी टिक किए होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो सभी का। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन थे। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको हम बताए थे, एंटोनियो गुटेरस, याद रखिएगा। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जलेपला दर्रा। ये सभी जितने क्वेश्चन हैं सभी हम कंप्लीट आपको करवा चुके थे, सिक्किम में स्थित है, याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। जो भी ऑप्शन नंबर उसमें बी टिक होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा उसका। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परवाल द्वीप समूह है। देखिए अगर परवाल भित्ति की बात किया जाए तो लक्षद्वीप जो है वो परवाल भित्ति से बना हुआ है। तो जो भी ऑप्शन में डी टिक होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सभी अपना आंसर मिलाते चलिएगा, बिल्कुल ये ऑथेंटिक सही आंसर है आपका। अगर आप भी अच्छा खासा इसमें स्कोर कर पा रहे हैं तो बिल्कुल आपका कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया था आप सभी से कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो देखिए मौलिक अधिकार समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, कहीं घूमने फिरने का अधिकार दिया गया, जबकि नागरिकता ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। नागरिकता आपका समाप्त भी हो जाता है अगर आप देश छोड़ के जाते हैं तो। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कि आधारभूत संरचना सिद्धांत उच्च न्यायालय द्वारा किस मामले के दौरान निरूपित किया गया था। तो ये आपका केशवानंद भारती मामले के द्वारा किया गया था। तो जो भी सी टिक किए होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर की, इनमें से कौन भारत के संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो देखिए ये सभी तो आपका था, जबकि आपका MK गांधी नहीं था, याद रखिएगा। महात्मा गांधी प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था।
ठीक है। तो जो भी डी टिक किए होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर है आपका। देखिए 34 नंबर में जो पूछा गया था आप सभी से कि निम्नलिखित में से कौन सा आसियान का सदस्य देश नहीं है। तो देखिए आसियान का सदस्य देश जो है आपका कंबोडिया है, म्यांमार है और तैवान है। तैवान नहीं है, लाओस है। तो तैवान इसका करेक्ट आंसर होगा। तो जो भी डी टिक किए होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि GIS शब्द में जी शब्द जो है ये किसके लिए है। तो ये आपका जियोलॉजिकल के लिए है। तो ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर होगा। जो भी डी टिक होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, कंप्यूटर को क्या करना है और क्या बताना है, ये निर्देश जो है ये किसके द्वारा दिया जाता है। कई बार आपको बताए थे प्रोग्राम के द्वारा दिया जाता है। देखिए जो कंप्यूटर हम पढ़ाए थे बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन आ चुका है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ है आप सभी को। और जो शुरू से अंत तक वाला क्लास किए होंगे, कल वाला भी जो और सुबह वाला भी जो क्लास किए होंगे, जो सुबह वाला भी क्लास किए होंगे अच्छा खासा स्कोर कर पाए होंगे आप सभी, क्योंकि जो शॉर्टकट की बताए थे वहाँ से भी क्वेश्चन आ गया था, प्लस में जो मेमोरी वाला सेक्शन आपको दिए थे वहाँ से भी क्वेश्चन आपका हूबहू आ गया। अगला है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य रूप से किसका उपयोग हुआ था। तो देखिए प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में आपको बताए थे कि इसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ था, बताए थे ना। ट्रांजिस्टर का दूसरा पीढ़ी में और आपका मेमोरी चिप का तीसरा पीढ़ी में हुआ था। तो जो भी सी टिक किए होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो सभी का। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रोत प्रोग्राम सीधे .exe फाइल में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर जहां तक है ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर भी एक बार इसको हम कंफर्म करके आपको बताएंगे। तो इसको आप स्टार मार के अभी रख दीजिएगा, जहां तक है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो एक बार आप भी कंफर्म कर लीजिएगा। होगा तो हम नीचे कमेंट बॉक्स में, या तो होगा तो टेलीग्राम पर हम एक बार शेयर कर देंगे इसको। अगला है कि फाइल के अदला बदली हेतु इंटरनेट पर समानता किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो देखिए फाइल प्रोटोकॉल की यहाँ पर बात किया गया है, तो ये आपका FTP हो जाएगा, यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो ये भी आपको बताएं हम। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पर है हाइपरलिंक के बारे में। तो देखिए हाइपरलिंक के बारे में बताए थे कि कोई भी डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं उसमें हाइपरलिंक आपको लगाना है। तो आपको बताया था कि Ctrl+K का उपयोग किया जाता है हाइपरलिंक लगाने के लिए। तो जो भी ऑप्शन में बी टिक किए होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देख लीजिएगा, यहाँ पर देखिए सुबह वाला क्लास में ये क्वेश्चन था आपका कि मेमोरी का वह प्रकार जो तीव्र और अस्थायी रूप से त्वरित या वांछित आंकड़ों को संग्रहित करता है। तो देखिए अस्थायी की बात किया गया, प्लस में त्वरित यानी कि सबसे ज़्यादा एक्सेस टाइम होता है, तो आपको बताए थे कि रैम का होता है। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। ये अस्थायी होता है, यानी कि आपका बिजली सप्लाई बंद हो जाने के बाद इसका डाटा नष्ट हो जाता है। तो जो भी ऑप्शन में सी टिक किए होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए वेब पेज के बारे में बताए थे कि कोई भी वेबसाइट को बनाना है या कोई भी आपको एप्लीकेशन बनवाना है तो उसके लिए जो है कि एक लैंग्वेज होता है जिसे कहते हैं कि HTML का प्रयोग किया जाता है। प्लस में आपको CC लैंग्वेज के बारे में बताए थे, भाषा के बारे में, प्लस में जावा के बारे में बताए थे। तो जो वेबसाइट जो बनाया जाता है मुख्यतः जो पेज है वो आपका HTML का होता है। तो सी करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 53 है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 53 नंबर है कि क्वेश्चन था कि हर पेज के साथ एक पता जुड़ा होता है और इस पते को डैश कहते हैं, तो इसे URL कहा जाता है। बोलिए बताए थे URL के बारे में, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ईमेल भेजने के लिए इसका पूरा फुल फॉर्म आपको बताए थे, प्लस में ईमेल भेजने के लिए भी आपको बताए थे, प्लस में आप सभी को आपको कार्बन कॉपी के बारे में बताए थे। तो SMTP इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो भी ऑप्शन में सी टिक किए होंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मैक एड्रेस में बिट की संख्या कितना होता है 48। तो जो भी ऑप्शन में बिट टिक किए होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो सभी का। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 56 है कि अस्थायी भंडारण क्षेत्र उपकरणों के बीच डाटा देर और डाटा प्रवाह के अंतर की भरपाई करता है, ये कहलाता है। तो इसे बफर के नाम से जाना जाता है, डी राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए FTP आपको क्या बोले थे कि फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछेगा, पूछ लिया ना। FTP का फुल फॉर्म ये बता चुके थे आपको कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो जो भी डी टिक होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए कि सभी डिलीट की गई फाइल कहाँ चली जाती है। तो आपको एक रिसाइकल बिन के बारे में बताए थे कि जितने भी फाइल है वो डिलीट करने के बाद रिसाइकल बिन में जाता है। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। तो जो भी ऑप्शन में ए टिक किए होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा
कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो आप सभी को बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए MS ऑफिस ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, याद रखिएगा, ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है MS ऑफिस। जबकि डॉस हो गया, लिनक्स हो गया, लिनिक्स हो गया, यूनिक्स और लिनिक्स प्लस में डॉस प्लस में विंडोज, ये सभी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि MS ऑफिस नहीं है। तो जो भी डी टिक किए होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 60 नंबर है, जो पूछा गया था कि एक ओपन विंडो से दूसरे ओपन विंडो में स्विच करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसे टास्क स्विचिंग कहा जाता है। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होता है। उसके बाद आइए हिंदी का प्रश्न देख लीजिएगा। हिंदी का क्वेश्चन है कि बर्तनी, यहाँ पर आपको बताना है कि विश्लेषण का सही बर्तनी क्या होगा। 61 नंबर, तो ऑप्शन में सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए संश्लेषण का बर्तनी बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ये वाला बर्तनी बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए साहित्यक का सही बर्तनी क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, सॉरी डी राइट आंसर होता है। तो जो भी डी टिक होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए बहिष्कार का आपको सही बर्तनी बताना था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी ही होगा, बहिष्कार। ये वाला बिल्कुल आपका बर्तनी सही है। उसके बाद देखिए तिलांजलि का सही बर्तनी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो जो भी सी टिक होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो सभी का। अगला प्रश्न देखिएगा कि वह सांझकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं तो इसे गोधूल कहा जाता है। सांझकालीन बेला को गोधूल के नाम से जानते हैं। जो शत्रु की हत्या करता है उसे क्या कहा जाता है, शत्रुधन कहा जाता है। जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या कहा जाता है, सूक्ष्मदर्शी या पारदर्शी कहा जाता है। तो पारदर्शी कहा जाता है, सी राइट आंसर होता है। आयु में जो बड़ा हो उसे क्या कहा जाता है, ज्येष्ठ कहा जाता है। तो जो भी सी टिक होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देख लीजिएगा लोकोक्ति से क्वेश्चन पूछा गया था आपका मुहावरा वाला सेक्शन से, कि तलवार की धार पर चलना का अर्थ क्या है, कठिन कार्य करना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होता। हाथ का मैल का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा तुच्छ वस्तु यानी कि कम कीमत, याद रखिएगा ये तो हाथ का मैल है। तो जो भी ऑप्शन में ए टिक होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए गद्यांश आपको दिया हुआ है, जो कि गद्यांश का सारांश पढ़ के उत्तर देना था। तो देखिए इसका राइट आंसर आप सभी को हम बता देते हैं। पहला का 73 का ए हो जाएगा। उसके बाद जहाँ तक ही कि गद्यांश पढ़ने के बाद ऑप्शन यही आपका निकलने वाला है, इसका बी हो जाएगा। एक बार फिर भी आप सभी पढ़ के देखिएगा, क्योंकि गद्यांश तो पढ़ने वाला चीज़ है, ये पूरा पैराग्राफ पढ़ के निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान था। तो इसका जो है कि ऑप्शन में बी हो जाएगा संतोष। उसके बाद देख लीजिएगा 77 का जो है कि डी होगा। उसके बाद देख लीजिएगा समानार्थी शब्द से क्वेश्चन पूछा गया था कि अनिल का क्या होगा। देखिए गद्यांश फिर भी आप सभी एक बार पढ़ के निकाल लीजिएगा, क्योंकि गद्यांश तभी आपका सही हो सकता है जब आयोग आपको ओरिजिनल आंसर की दे देगा, क्योंकि हो सकता है हमसे भी गद्यांश पढ़ने में गलती निकल जाए। याद दीजिएगा गद्यांश बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं बता सकते हैं, तो एक बार आप भी पढ़ के चेक कर लीजिएगा। बाकी बात ये सभी जो बता रहे बिल्कुल सही है, तो गद्यांश वाला एक बार पढ़ के चेक कर लीजिएगा। जहाँ तक हम पढ़े हैं बिल्कुल आपका सही होगा। पवन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अनिल का समानार्थी होगा। उसके बाद देखिए दर्प का समानार्थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा अहंकार होगा दर्प का। उसके बाद देखिए विलोम शब्द से क्वेश्चन है कि सूक्ष्म का विलोम क्या होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा स्थूल होता है। उसके बाद देखिए सृष्टि का विलोम, तो सृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ से लेके आपका जो है कि 1 से लेके 4 तक पैसेज दिया हुआ था। तो ये पैसेज को पढ़ के उसके बाद जो है कि यहाँ पर आंसर निकालना था। तो यहाँ पर देखिएगा पहला क्वेश्चन का हम आपको डायरेक्ट आंसर बताते हैं, आंसर को मैच कर लीजिएगा। पैसेज को सबसे पहले समझ लीजिएगा। देखिए पैसेज में क्या होता है, एक्यूरेट आंसर बताना मुश्किल होता है, इसमें फिर भी कोशिश किया गया है बिल्कुल करेक्ट आंसर लेने का। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप मिला लीजिएगा, एक बार ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका होगा बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 1 का। उसके बाद आपसे 2 नंबर का मिला लीजिएगा। 2 नंबर का आपको बताते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर बी जो भी टिक होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है उसका। उसके बाद आइए आपको ऑप्शन नंबर जो है कि फास्ट में आपको बताते हैं जल्दी से, ताकि आपका कवर हो जाए, समय बर्बाद ना हो आपका। उसके बाद देख लीजिए आपसे 3 नंबर का, तो जो भी 3 नंबर में बी टिक होंगे वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है उसका। उसके बाद 4 नंबर का देख लीजिएगा। 4 नंबर का जो भी ऑप्शन में सी टिक होंगे वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। तो आंसर मैच कर लीजिएगा। ये आपका जो कि पैसेज का था, तो पैसेज जहाँ तक था बिल्कुल सही है, ठीक है। तो एक बार आप भी एक बार पढ़ के चेक कर लीजिएगा आप सभी। 5 नंबर से 9 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, इसमें डायरेक्ट आपको आंसर बताते हैं, आप सभी मिला लीजिएगा। इसका देखिए ऑप्शन नंबर जो है कि डी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद देख लीजिएगा 6 का,
तो देखिए 6 का आंसर बताते हैं, ऑप्शन नंबर इसका भी डी करेक्ट आंसर होगा। जो भी ऑप्शन में डी टिक होंगे बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद 7 नंबर देख लीजिएगा, इसका भी डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद 8 नंबर का भी आपका डी ही करेक्ट आंसर होगा। तो जो भी ऑप्शन में डी टिक होंगे बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए 9 नंबर का, देखिए 9 नंबर का ऑप्शन नंबर जो है कि आपका सी करेक्ट आंसर होगा। तो जो भी सी टिक होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। उसके बाद देख लीजिएगा 10 से 14, तो इसका भी आंसर बताते हैं आपको। देखिए 10 नंबर का जो ऑप्शन में ए सी टिक होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। उसके बाद देख लीजिएगा 11 नंबर का, तो 11 नंबर का ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। 12 नंबर का देख लीजिएगा, 12 नंबर का बी करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद 13 नंबर का देख लीजिएगा, इसका जो है कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद 14 नंबर का देख लीजिएगा, इसका जो है कि ऑप्शन में ए जो भी टिक के होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। उसके बाद देख लीजिएगा आपसे भी 15 से लेकर 17 तक, देखिए 15 से 17 तक की बात किया जाए तो इसका बी करेक्ट आंसर होगा। पहला 15 नंबर का बी, और उसके बाद 16 नंबर का मिला लीजिएगा आपसे भी, सी करेक्ट आंसर होगा 16 नंबर का। उसके बाद देखिए 18 से लेके 20 तक आप देखिएगा, देखिए 18 नंबर का आपसे मिलाइएगा। यहाँ पर 18 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो भी ऑप्शन में बी टिक होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 19 का देख लीजिएगा, सी इसका राइट आंसर होगा, मिला लीजिएगा आपसे भी। 20 का जो है कि 20 का आपका जो हो जाएगा वो आपका बी इसका करेक्ट आंसर होता है 20 का। आइए थोड़ा रीजनिंग का देख लीजिए आपसे भी, जो कि 81 से लेके 84 तक आपको दिया हुआ है सीटिंग एग्रीमेंट का। ये क्वेश्चन आपको हम बताए हुए थे और तरीका भी बताए थे बनाने का। देखिए क्वेश्चन क्या था कि 6 दोस्त ए बी सी डी ई और एफ है, उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठा हुआ। उत्तर की ओर कैसे बैठता है, तो ये देख लीजिए, इस प्रकार से आप इसको बैठा सकते थे। 6 दोस्त हैं, कौन कौन सा, ए बी सी डी ई एफ है। यहाँ पर क्वेश्चन को समझिएगा आपसे भी कि सी जो है, सी ए और ई के बीच में है, तो यानी कि सी जो बैठेगा ए और ई के बीच में बैठेगा। ध्यान देंगे आप सभी, तो हमेशा ध्यान रखिएगा सी जो है वो ए और ई के बीच ही में ही रहेगा आपका। उसके बाद देख लीजिएगा डी के अंत में नहीं है, यानी कि जो लाइन आपका जो था 6 का लाइन, डी दोनों में से कहीं अंत पर नहीं बैठेगा, याद रखिएगा। तो वहाँ से उसको काट के निकाल सकते थे। उसके बाद अगला पोजीशन देखिएगा क्या कहना चाह रहा है आप सभी से कि बी जो है ई के ठीक दाएं हैं, तो जहाँ पर भी ई बैठेगा उसके बगल में आपका बी बैठेगा। इस प्रकार से हो गया क्लियर। उसके बाद देखिए एफ जो है कि दाएं के अंत में नहीं है, तो एफ जो है ये वाला लाइन पे यहाँ पर जो दायां है यहाँ पर एफ नहीं बैठेगा। तो ये आपका क्वेश्चन का कहने का मतलब था। तो देखिए क्वेश्चन ये जो बनेगा, अगर बनाए होंगे तो आराम से बना लिए होंगे, इससे कहीं कोई दिक्कत नहीं होता। 1 2 3 4 5 6, देखिए क्या कहा गया, सी ए और ई के बीच में है, तो सी जब भी बैठेगा ए और ई के बीच में बैठेगा। यहाँ पर सी बैठ गया। उसके बाद क्या कहना चाह रहा था कि डी अंत में नहीं है, तो यानी कि डी यहाँ भी नहीं बैठेगा, यहाँ भी नहीं बैठेगा, तो डी आपको काट देना है। उसके बाद क्या कहा गया कि बी जो है ई के ठीक दाएं है, तो बी ई के ठीक दाएं, तो दायां इधर जाएगा, उत्तर की ओर मुख है तो दायां इधर जाएगा, याद रखिएगा पूर्व की तरफ, तो बी यहाँ बैठ जाएगा। अब 2 स्थान खाली रहा, डी अंत में नहीं बैठेगा तो डी यहाँ बैठ जाएगा आपका। उसके बाद बच गया कौन, एफ। एफ बोला है कि दाएं अंत में नहीं है, तो दायां वाला अंत ये है, ये आपका बायां का अंत है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है कि डी के दाएं और कितने व्यक्ति हैं, तो देखिए डी के दाएं जो है कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 व्यक्ति, तो ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होता है इसका। उसके बाद तक निम्नलिखित में से कौन सा पेयर में डी के तरफ है, तो देखिए डी के तरफ जो हो जाता है आपका वो ए और सी वाला पेयर, ये आपका डी के तरफ होता है, याद रखेंगे आप सभी। तो ऑप्शन में सी जो भी टिक किए होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एक बार वीडियो को पीछे करके आप देखिए। उसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पर सी के ठीक बाएं तरफ कौन सा है, तो देखिए सी जो है, सी आपका इस लाइन में बैठा हुआ था, जैसे कि आपको हम फिर से बताते हैं, ये था बैठा हुआ था, बी था, ई था, उसके बाद सी था, उसके बाद जो है कि ए था, उसके बाद डी था और एफ था। क्या कहा गया, सी के ठीक बाएं ओर कौन बैठा हुआ है, तो देखिए सी के बाएं ओर ठीक ए बैठा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाता है, ए करेक्ट आंसर होगा। वहीं पर देखिए दाएं किनारे पर कौन बैठा हुआ है, तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि दाएं किनारे पर कौन सा है। चलिए बता सकते हैं, अभी आपके सामने में डायग्राम है, तो देखिए दाएं किनारे पर आपका बी बैठा हुआ है, तो बी इसका करेक्ट आंसर होता है। बात समझे।
तो ये आपका सीटिंग एग्रीमेंट का था। उसके बाद देख लीजिएगा एक ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो डायरेक्ट इसका आंसर बताते हैं, आंसर मैच कर लीजिएगा। आपसे क्वेश्चन था कि बी ए की माँ है, सी बी की बहन है, बहन का एक बेटा डी है, और ए बेटी है ई का, और एफ जो है कि डी का मामा है। तो देखिए संबंध यहाँ पर बताना था, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपसे आंसर मिलाइएगा। यहाँ क्वेश्चन था कि ए डी से किस प्रकार संबंधित हैं, तो ए जो है कि डी का मौसेरा भाई, याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद देखिए ई एफ से किस प्रकार से संबंध है, तो ये भांजी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जो भी सी टिक किए होंगे बिल्कुल राइट आंसर होता। उसके बाद देख लीजिए एक क्वेश्चन था आपका कि एफ के कितने भांजे हैं, तो देखिए एफ के 2 भांजे हैं, तो ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर होता। उसके बाद देख लीजिएगा एक क्वेश्चन यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है कि क्वेश्चन आपका वर्ण से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जितने वर्ण हैं उसके बीच में आपको वर्ण बताना था गिनती करके। तो यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से, जिस प्रकार से अंग्रेजी वर्णमाला है उसी हिसाब से आपको गिनती करके बताना था कि इसमें कौन कौन सा एक लाइन से गिनती करने के बाद आएगा। जैसे कैसे ए बी सी डी ई एफ जी गिनती कीजिएगा, तो ये लाइन में आपको लाना था। तो देखिए पहला वाला जो 88 का राइट आंसर होगा, आंसर मैच कर लीजिएगा, इसमें 1 आएगा आपका। उसके बाद देख लीजिएगा 89 में जो आपका हो जाएगा वो मिला लीजिएगा, आपसे बी करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए 90 वाला में जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा, 1 आएगा। तो यहाँ से आपका पूरा जो है कि 1 से लेके पूरा 90 क्वेश्चन जो था वो सारा पूछा गया है। और आपको पता है कि 20 क्वेश्चन आपका इंग्लिश से, 20 क्वेश्चन हिंदी से, 15 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से था, 15 क्वेश्चन जीके जीएस से, 10 क्वेश्चन मैथ और 10 क्वेश्चन रीजनिंग से था। पूरा 90 क्वेश्चन आपको हम दिखा दिए हैं, और यही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था, बिल्कुल ऑथेंटिक रियल क्वेश्चन था, और जो हम आपको पढ़ाए थे वो बिल्कुल क्वेश्चन आया हुआ था, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग में जैसे सिटिंग एग्रीमेंट आपको पढ़ा दिए थे तो वो क्वेश्चन तो आपका आ ही गया होगा, और उसके बाद जो कि हिंदी में थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ाए थे तो वो भी क्वेश्चन आया हुआ है। बस कंप्यूटर का हम 100% आपको दिलाएंगे कि कंप्यूटर जो हम पढ़ाए थे बस वही आया है कंप्यूटर में। 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, बट जो पढ़ाए थे आपको हुबहू क्वेश्चन आया था। आज सुबह में जो क्लास आपको दिए थे कंप्यूटर का उससे हुबहू क्वेश्चन आ चुका था पेपर में, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। तो जो क्लास अगर शुरू वाला से लेकर अभी तक में किए होंगे तो आराम से कंप्यूटर का प्रश्न बना लिए होंगे आपसे भी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि हाइपरलिंक के बारे में आपको बताया था कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए हाइपरलिंक से क्वेश्चन उठा के पूछ लिया गया था। वोलेटाइल मेमोरी के बारे में आपको बताई थी, यानी कि अस्थायी मेमोरी के बारे में बताए थे, क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछ लिया गया। उसके बाद आपको बताए थे कि फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो पूछ लिया गया FTP का फुल फॉर्म क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुका है। प्रथम पीढ़ी के बारे में आपको बताए थे, जैसे कि पहला पीढ़ी में कौन सा चीज़ का उपयोग किया गया, दूसरा में कौन सा उपयोग किया गया, तीसरा में क्या चीज़ का उपयोग किया गया। तो देखिए पहला वाला में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ था, क्वेश्चन पूछ लिया गया। अब आप हमको बताइएगा कि जो आपको बताए हैं ये बिल्कुल रियल आंसर बताए हैं, जो क्वेश्चन पूछा गया है जो ऑथेंटिक आंसर है। हो सकता है 1-2 इधर उधर हो जाए, बट कोशिश किया गया कि बिल्कुल ओरिजिनल जो चीज़ें हैं वही आपको बताया जाएगा। अब आप हमको बताइएगा कि 1 से लेकर 90 तक में कितने स्कोर कर पाए हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि एक कट ऑफ निर्धारित हो सके कि कितना आपका कट ऑफ जा सकता है। तो एक बार आपको ज़रूर बता दीजिएगा हमको। तो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद। अगर अगला नेक्स्ट कोई भी एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि प्यून का भी डेट आपका आने वाला है, तो जो प्यून का वैकेंसी भरे होंगे, फॉर्म भरे होंगे, तो वो तैयारी में लग जाइए, काम दे देगा यही चीज़ अभी आपको।